चंद्रमा पर, दूसरे ग्रहों पर, अंतरिक्ष में जब पहुंच रहे हैं, वहीं पर हमारे देश के अंदर जो हमारे सफाई कामगार हैं वो गटर में मर रहे हैं। वो 35 लाख से ज़्यादा सफाई कामगार जो कच्चे ठेकेदारी पे दिन रात काम कर रहे हैं, जिनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ इस देश के SC STs जो सबसे ज़्यादा इस देश के सताए हुए पिछड़ी जातियां हैं, जिनको जातिगत रूप से और शैक्षणिक आर्थिक रूप से जिनको बहुत तकलीफ इस देश के अंदर है, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई इसी तरह की चंद्रयान के सफल करने के लिए जिस तरह की योजना बनाई गई, उसी तरह की एक अलग से व्यवस्था हो, उसी तरह से अलग से फंड हो कि उन तमाम लोगों को भी इस भारत में जहाँ इस पृथ्वी के ऊपर, ये भारत हमारा एक छोटा एक देश है, बहुत सारे देशों में से, अनेक देशों में से एक हमारा देश है इस पृथ्वी के ऊपर। तो हमारे देश के भी जो कमज़ोर तबके हैं, उन तबकों भी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उनको मजबूत करके देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो भारत के महान संविधान का प्रेम्बल ने भी जो भूमिका बनाई थी कि इस देश का जो तमाम नागरिक हैं उनको सबको बराबर न्याय मिले, आज़ादी मिले, समता मिले, उनको बंधुता मिले, अर्थात तमाम लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और विधि के समक्ष सब नागरिक समान काउंट हो, सबको बराबर का एक जैसा उनके साथ बर्ताव हो और सब लोग खुशी रहें। तो चंद्रयान 3 के वहाँ पर सफल पहुँचने पे वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं, मुबारकबाद। लेकिन इस देश की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि भारत में, हमारे देश में जो कमज़ोर तबके हैं उनको ताकत देना हर तरीके से, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, उनको भी इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इस देश की खुशियों में शामिल करने के लिए आप क्या और कदम क्या उठा रहे हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। ज्ञानी जी, बड़ा सवाल ये है कि भारत का चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पर, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जब सीवर टैंक में उतरता है कोई सफाई कर्मी, उसकी गैस से वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिर भारत सरकार और हमारे देश के वैज्ञानिक उस सीवर टैंक की गैस को ख़त्म करने के लिए कोई मशीन क्यों नहीं बना पाते हैं जिससे कि वो सफाई कर्मी उसकी मौत ना हो? नहीं, देखिए, वैज्ञानिकों ने तो अपना काम पूरा किया। उन्होंने एक से एक मशीनें बना रखी हैं, जो आधुनिक मशीनें हैं, जो कि सफाई कामगारों के उसमें टैंक में ना उतार करके वो मशीनें सफाई करेंगी। लेकिन इस देश का जो भ्रष्ट तंत्र है, आप देखिए, जल बोर्ड में जब यहाँ गाजीपुर में वो डेथ हुई थी, 2 सफाई कामगार, जब उसमें सेफ्टी टैंक में डेथ हो गई थी, तो मैंने ह्यूमन राइट कमीशन से वहाँ पर केस लगा करके और उनसे जब जवाब तलब किया, तो वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ने मुझे इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए और उसमें एक से एक ड्रेसेस, एक से एक मशीनें, एक से एक व्यवस्थाएं कि जो वो जब वो सेफ्टी टैंक कोई साफ़ होगा तो उसको किस तरीके से, आधुनिक तरीके से साफ़ किया जाएगा, वो ड्रेसेस वगैरह, ऑक्सीजन, तमाम चीज़ें, और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, तमाम चीज़ें उसमें रखी हैं और मशीनें किस किस तरह की होंगी। लेकिन ये जो इस देश के जो भ्रष्ट, जो महाभ्रष्ट, महाचोर जो अधिकारी और ये जो व्यवस्था बैठे हुए हैं, तो ये उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इंसानी जीवन का इनके मन में कोई उसका कोई सम्मान नहीं है, उसको ये प्यार नहीं करते हैं, उसकी कोई कदर नहीं करते हैं। और गरीब आदमी के साथ तो एक तो जातिगत ऊपर से कमज़ोर है, वो ऊपर से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गटर में घुसने को तैयार हो रहा है। जो आदमी 200-400 रुपये के लिए, तो समझो आर्थिक रूप से कितना कमज़ोर होगा। अपने बीवी बच्चों को एक समय की रोटी खिलाने के लिए जो अपना जान जोखिम में डाल करके एक सेफ्टी टैंक जिसमें भयानक गैसें होती हैं जो तुरंत आदमी को अंदर खींच लेती हैं, वो अपना जीवन जब दांव पे लगा रहा है चंद पैसे के लिए, तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर और जातिगत रूप से तो है ही वो कमज़ोर। इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने जो उसके साथ छुआछात की हुई है, तो इसीलिए ये जो भ्रष्ट तंत्र है, ये मनुष्य के जीवन की कदर नहीं करता है, खासतौर पर SC ST के, सफाई कामगारों के, आर्थिक कमज़ोरों के। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की 78 साल के जो इस देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब 78वां शुरू हो गया है। उस 78वें साल में भी ये कोई भी ऐसी रूपरेखा नहीं बना पाए, आर्टिकल 17 को लागू नहीं कर पाए, जिसमें लिखा था अस्पृश्यता और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सब समान है, उसको लागू करने में ये जानबूझ करके इन्होंने इंटेंशनली उसको लागू नहीं किया। नहीं तो आज हमारे तमाम लोग इस सफाई के काम से दूर होकर के मशीन उसको काम करनी चाहिए थी, गटर साफ करने चाहिए थे। जैसे कि अभी विदेश में एक रवीश कुमार जी गए थे, तो वहाँ पर जो पुराने विधि के जो वो थे, नीचे गटर थे, उन गटरों को आजकल वो संग्रहालय बना दिया गया। उन्होंने इतना 2nd 3rd फेज में पहुँच गए, इतना अत्याधुनिक उन्होंने शिविर अपना सिस्टम बना लिया है कि अब वो उनको संग्रहालय की तरह से दिखाते हैं कि किस तरह के पहले पुराने सेफ्टी टैंक थे। आज इतने से तो वो उसमें पाइप डाले जाते हैं,
और वो भी भ्रष्टाचार का वो शिकार हो जाते हैं। जो लगातार जो शिविर होते हैं वो शिविर भी इतने घटिया तरीके से डाले जाते हैं कि वो बनने से पहले ही चौक हो जाते हैं, तो वो इंसानों से साफ करवाते हैं और यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और देखिए एबोलिशन जो एक एक्ट बना था 2013 का, जो मैनुअल स्कैनिंग जो प्रोविज़न एक्ट था, उसको बिल्कुल लागू नहीं किया है। और इस देश के जो भारत के महान संविधान ने कहा था कि जो थोपे हुए परंपरागत पेशे हैं SC/STs के ऊपर, जो गंदे पेशे थे, उन पेशों से निकालने के लिए इनको स्किल्ड करना है, इनको शिक्षित करना है, इनको छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुलवाने हैं, इनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, इन कामों से निकाल के इनका पुनर्वसन करना है, इनको घर देना है, इनको फ्लैट देने हैं, इनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देनी है। वो तमाम फंड पड़े हुए हैं, लेकिन वो दुर्भाग्य की बात है कि वो जो जातिगत सिस्टम के लोग वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं वो उसको लागू नहीं करते हैं। कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आपने ये काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया, इतना बड़ा काम, उसी तर्ज पर चंद्रयान 3 की जिस तरह सफलता हुई है, उसी तरीके से इस देश के अंदर जो ये गंदे पेशे हैं, इनसे मनुष्य का जान छुड़ा करके उनको आधुनिक बनाएं, शिक्षा के द्वार खोलें, उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है उसमें उनके ऊपर खर्चा करें और उनको इस गंदे पेशों से बाहर निकालें, उनके जीवन को महत्व दें। 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन जो सफाई कर्मी है वो सीवर में मर जाता है, उनके लिए मशीनें नहीं आ रही हैं। चंद्रयान पहुंच गया है चंद्रमा पर, तो किसकी कमी देखते हैं आप? आखिर ये लोग कब तक मरते रहेंगे सीवर टैंक में? देखिए, इसका तो जोर तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और सरकार को भी लिख रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट 2022 में, हमने मई 2022 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को दी थी, जिसमें हमने पूरे देश के जो 35 लाख सफाई कामगार पूरे देश से नगर पंचायतों से लेकर के नगर निगम और तमाम रेलवे से लेकर तमाम उसमें काम करते हैं, और उनसे आज भी अमानवीय तरीके से वो मैनुअल स्क्वेंजर्स की तरह काम करवाया जाता है। तो हमने उसमें लिखा था कि भाई इनको जो इनके फंड पड़े हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त विकास निगम है, जिसमें लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई पहचान नहीं होता है, वो पैसा उनके ऊपर खर्चा किया जाए। और हमने कहा था सफाई कामगार, अभी जो 31 जुलाई गई है, जो हम राष्ट्रीय सफाई कामगार दिवस मनाते हैं, उस पर हमने कहा कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 43 है, उसमें जो बाबा साहब ने लिविंग वेजेस का जो प्रावधान किया है, सफाई कामगारों के लिविंग वेजेस बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे कि इनके वेजेस एक अच्छे लिविंग वेजेस होने चाहिए, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, और उसको लागू किया जाए। और इस देश की सरकारों को देखिए, या तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो इस देश की सरकारों को मनुवादी अपना विचार छोड़ना पड़ेगा। तो जानकारी है आपको कितने लोग मर जाते हैं सीवर टैंक में हर साल भारत में? देखिए, हर साल ये आंकड़ा तो वैसे बहुत कम दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस पिक्चर में नहीं आते हैं, लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, उनके केस दर्ज नहीं हो पाते हैं। तो ये कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग हर साल सेफ्टी टैंक के सफाई करते करते मरते हैं। और जबकि आंकड़े 300-400 इतने मुश्किल से आ पाते हैं, जहाँ पर केसेस दर्ज नहीं हो पाते हैं, जिनकी खबर नहीं मिल पाती है। गाँव देहातों में, पंचायतों में, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, वहाँ पर ऐसे जगह, मुझे पिथौरागढ़ जैसी जगहों से फ़ोन आते हैं, जहाँ पर होटल के मालिक अपने सफाई कामगारों, प्राइवेट होटल के मालिक अपने सफाई कामगारों से गटर में ज़बरदस्ती उनको घुसाते हैं, ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं कि तुम घुस के काम करो। तो बहुत सारे जो मुझे जानते हैं, नंबर हैं, वो फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको धमकाता हूँ, उनको कहता हूँ आप सरकार से, NDMC से करवाओ या नगर परिषद से करवाओ, वहाँ मशीनें हैं, उनसे करवाओ, अपने सफाई कामगार को क्यों घुसा रहे हो? वो बिल्कुल, उनको अंदर घुसाना बिल्कुल क्राइम है। तो इस तरह से बहुत सारे पूरे देश में हजारों की तादाद में डेथ होती है, जो हमें खबर नहीं मिल पाती। लेकिन मोदी साहब तो खुद पैर धोते हैं सफाई कर्मियों के उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव के दौरान। देखिए, मैं पैर अकेला वो आदमी था जिसने कि जब मोदी जी ने पैर धोए थे वहाँ पर उत्तर प्रदेश के वहाँ पर प्रयागराज में, मैं पहला आदमी था कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मैंने पिटीशन दायर की थी। मैंने उनको कहा था कि आप इतने पंत प्रधान हैं, आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके ऊपर कोई ऐसी दया मत करो, इनका अधिकार दे दो। अगर आप इतने प्रसन्न हैं तो इन्हें बेहतर काम किया है उसमें कुंभ में, तो आप इनको भैया पक्की नौकरी दे दो, इनको 30-30, 40-40 लाख रुपए के आप इनको वो इनाम दे दो, कैश इनाम दे दो, इनको फ्लैट दे दो, इनके बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले लो, और इनको इस गंदगी के काम से निकालने की आप पहल कीजिए। आप पंत प्रधान हैं, आपको पैर धोने के प्रतीक दिखाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया से वोट लेने के लिए आप गुमराह कर रहे हो, पैर धो रहे हो। कभी कोई खाना खाने आ जाता है हमारे घर, कभी हमारे सफाई कामगार को कोई गुजरात से दिल्ली खाना खाने के लिए कोई अपने घर चुनाव के समय पर नेता बुला लेता है, कभी पंत प्रधान पैर धोने लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी जाकर के झाड़ू मारने लगते हैं वहाँ पर स्वच्छता
अभियान के नाम पर वहाँ पर हमारे मंदिर के अगर वाल्मीकि मंदिर के वहाँ पर ये किस तरह की ये चालबाजी है, ये नेता क्या चालबाजी कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी जी गई थी पिछले साल वहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश में जो वो 4 किसान मार दिए थे, अब वहाँ पर वो मार तो 4 किसान दिए गई किसानों के लिए, और वहाँ पर जब नज़रबंद हो गई तो झाड़ू मार करके वो हमारे सफाई कामगारों को रिझाने में लगे पड़े। तो ये इस तरह के देखो मानसिक, ये हमारे लोग तो बड़े शरीफ हैं ना, बेचारे कमज़ोर हैं, तो इन ऐसी हरकतों में वो आ जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं, सोचते हैं शायद ये हमें प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये सब काम ना करें, आडंबर ना करें। कोई नेता इस देश का पंत प्रधान हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का हो, इस तरह की घटिया हरकतें ना करके आप इनके बेटरमेंट के लिए, इनके विकास के लिए, इनकी शिक्षा के लिए जो हमारे फंड पड़े हुए हैं, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, उनको आप लागू कीजिए।